हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं, जो कि आज हम लोग भारत के अक्षांश और देशांतर को काफ़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग भारत के पर्वत श्रेणी हो या छोटी हो, या भारत के स्थल सीमा के विस्तार हो, या प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हो, वो सभी चीज़ को हम लोग समझते आ रहे थे। इसके बाद अगर समझने की बात कहें तो हमें थोड़ा अक्षांश और देशांतर को काफ़ी बेहतर से समझना होगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग आगे की जो वीडियो है उसको हम लोग बेहतर से समझ पाएंगे। हमारा ज्योग्राफी सुनने में काफ़ी आसान शब्द लगता है, परंतु जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे जैसे हम खगोलविद के अध्ययन में जाते हैं, या हम पूरे पृथ्वी की बनावट के बारे में अध्ययन करना जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक जो बातें हैं उस चीज़ को हम लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारा जो बेसिक जानकारी है उसका मतलब क्या है। उसके आधार पर ही तो हम लोग आगे समझ पाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में 5 से 10 मिनट में हम लोग पहले अक्षांश और देशांतर को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो, जो कि एक ज्योग्राफी कहें कि यह एक सबसे बड़ी, या हम सबसे मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए नहीं क्योंकि हम इसको पढ़ा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसकी निर्माण कैसे हुआ, आखिर इसका जन्म हुआ है तो कभी ना कभी इसका मृत्यु भी होगा, इसका अंत भी होगा। आखिर पूरे ब्रह्मांड देखने में लगता है कि आखिर इसका अंत कहाँ पे है। तो आखिर कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर इसका हम जान पाते किस तरह इसका विस्तार है, कहाँ पे इसका अंत है। बाकी हमारी पृथ्वी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ज्वालामुखी कहें, या भूकंप जैसी स्थिति हो पाती है, या हम समुद्र में सुनामी कैसे आ जाता है। ये सभी चीज़ें हम कहें कि हमारे पृथ्वी के लिए या हमारे मानव जीवन के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस पे हम रहते हैं उसके बारे में जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी कम समय में इस सभी चीज़ों को छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम बता दें कि ज्योग्राफी से हमने इसलिए शुरू किया है, चाहते तो हम दूसरा सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत हम बता सकते थे, परंतु हमने ज्योग्राफी से ही मास्टर डिग्री किया हुआ है, यानी ज्योग्राफी से ही हमने पीजी किया हुआ है। और वर्तमान में हम खुद यूजीसी नेट, जिससे हम कहें कि जेआरएफ हो या नेट का, अगर आप नेट में जो जेआरएफ होता है उसके अब हम बात कर रहे हैं, या उसके बाद में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, या चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कहें, यानी इस चीज़ का तैयारी भी हम खुद करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम कोशिश हमारा यही रहता है कि जिस चीज़ को हम समझते हैं उस चीज़ को आपको भी काफ़ी बेहतर से समझा पाए। तो इसलिए हमने शुरू किया है कि पहले जो सब्जेक्ट के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं उसी से शुरू किया जाए। बाकी धीरे धीरे जो भी सब्जेक्ट है, साइंस हो चाहे जो भी सोशल साइंस में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे, परंतु हम लोग ज्योग्राफी से ही शुरू किए हैं। आगे हम लोग देखिए कहाँ तक हमारा सफ़र चलता है। और आप भी अगर इससे कुछ सीखते हैं या समझते हैं तो आप इसमें बताना, या कमेंट के माध्यम से बताना, या हम कहें कि अपनी कुछ जानकारी भी है उसको भी इसमें आप बताना मत भूलिएगा। बाकी हम लोग इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात कहें कि हमारा जो पृथ्वी की बनावट है वो ऐसा ही है, गोल है, और हमारा पृथ्वी खुद गति में है। गति में होते हुए भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। तो हमारा पृथ्वी गति में है, और पृथ्वी का आकार हम कहें कि गोलाकार है, लगभग अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुके होने के वजह से ही हम कहें हमारे पृथ्वी पे मौसम परिवर्तित होते रहता है, जिसमें क्या होता है कि सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच वैरी करते रहता है, जिससे क्या होता है कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंडा, कहीं पे बरसात जैसी स्थिति पृथ्वी पर देखा गया है। इसके बाद में हमारे वैज्ञानिकों लोगों ने क्या किया, यानी भूगोलवेत्ता लोगों ने क्या किया कि इसे 2 भागों में बांट दिया लोग, जिससे हम लोगों को अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाता है। किसी भी देश को हम लोग काफ़ी कम समय में पता लगा पाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है। तो हम लोगों को जो वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे, पृथ्वी के 2 भागों में बांटा, और इसका नाम दिया जो बीचों बीच जो रेखा गई, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा लोगों। अक्षांश को ही इंग्लिश में हम कहें कि लेटीट्यूड कहा जाता है, यानी इसको पड़ा हुआ है इसलिए इसको लेटीट्यूड कहा जाता है, या इसी को हिंदी में अक्षांश कहते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं। यहाँ से अब देखिए कि हमारा पृथ्वी जो है 2 भागों में बट गया है, एक ऊपर वाला हो गया और एक हम कहें कि नीचे वाला हो गया। यानी ऊपर को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी को इंग्लिश में नॉर्थ गोलार्ध, और नीचे वाले को हम लोग साउथ गोलार्ध कहते हैं। यानी 2 भागों में हमारा पृथ्वी बट गया। इसी में हम कहें कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसी में हमारा भारत है, और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत होने की वजह से हम लोग भारत का जो भी अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे उसमें हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ही लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर नॉर्थ है तो नीचे यहाँ पे साउथ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से इसमें हम लोग नॉर्थ नॉर्थ अक्षांश यूज करेंगे। उसके बाद में जब यहाँ पे हो गया तो फिर हमारे भूगोलवेत्ता लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने एक और रेखा का खोज किया, जिससे क्या किया कि देशांतर रेखा
का उन्होंने निर्माण किया। और देशांतर रेखा से भी हमारा पृथ्वी दो भागों में बढ़ गया, एक हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया और दूसरा हम कहें कि पश्चिमी गोलार्ध हो गया। यहाँ से क्या होता है कि यही हमारा बीच में कहें कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और ये इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और यहीं से हम लोग समय की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जब 0 डिग्री देशांतर से अगर पूरब चलते हैं तो पूरब दिशा में समय आगे होता है और पश्चिम दिशा में समय पीछे होता है। यहाँ से हम लोग देशांतर रेखा से समय का निर्धारण करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह खड़ा खड़ा है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं और देशांतर को हम अक्षांश को हम लोग लेटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। बाकी हम कहें कि हमारा भारत का है तो यहाँ पर हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है और नॉर्थ गोलार्ध में है। यानी हमारा भारत का स्थिति क्या है कि जब यहाँ पे 0 से ऊपर जाए तो हमारा नॉर्थ में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्थ गोलार्ध कहते हैं। और यहाँ पे हमारा 0 से पूरब में है, इसलिए हम लोग ईस्ट गोलार्ध कहते हैं। तो हमारे भारत का दो यह स्थिति हो गया जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम कहें कि यही हमारा भारत का मैप है। यहाँ हम कहें कि भारत की थोड़ा स्थिति हम लोग देखें कि यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश जो कि कन्याकुमारी और इंदिरा कौल, यानी इंदिरा कौल से कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको हम लोग कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक इसका विस्तार है। उसके बाद में अगर पूर्वी विस्तार देखें तो पूर्व में हम कहें कि यहीं पे गौर माता है। गौर माता से किवथू, यह भारत का देशांतरीय विस्तार कहें कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम कहें कि देशांतरीय विस्तार है हमारे भारत का। इसके बीच का अगर हम देशांतर की संख्या कहें तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, 68 से लेकर 97 तक। इसको घटाइएगा तो एक्यूरेट निकल के आ जाएगा कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और 30 डिग्री देशांतर अंतर का मतलब हो गया कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री पार करने में हम कहें कि 120 मिनट का समय लगता है। और 120 मिनट में जब 60 से आप भाग कर दीजिएगा तो लगभग 2 घंटा का समय अंतराल हो जाता है हमारे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ तक का। तो अगर भारत सरकार क्या करती है कि अगर यहाँ का समय रखेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा, अगर यहाँ का समय रखेगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। तो भारत सरकार क्या करती है कि दोनों जो गुजरात का देशांतर और अरुणाचल प्रदेश का देशांतर, ये दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देती है तो 82 डिग्री देशांतर आता है जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर होकर गुजरती है। वर्तमान में भारत सरकार इसी को अपना समय रेखा मानी है जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे का समय है हमारे भारत का। तो ये है हमारा 82 डिग्री जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर होके जाती हैं। उसके बाद में हम लोग देखें कि यहाँ पे 33-16 नहीं है, 32-14 किलोमीटर हमारे भारत के नॉर्थ अक्षांश जो 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट है, इसकी अगर हम लंबाई कहें तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद में कहें कि पूरब से पश्चिम की लंबाई यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई कहें तो इसकी लंबाई हम कहें कि 2933 किलोमीटर है। तो हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पहले हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते थे जो कि ग्रेट निकोबार में यह स्थान है। ग्रेट निकोबार में स्थित है जहाँ से हम कहें कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से गुजरती है। वर्तमान में यहाँ पे पानी का जमाव होने से यह पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। डूबे होने के बाद भारत सरकार द्वारा कोई भी नए जगह को घोषित नहीं किया गया है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी इंदिरा पॉइंट के को ही कहते हैं। जैसे भारत सरकार इसको नई जगह को घोषित करती है उस समय से हम लोग नए डाटा को पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है उसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं या इसी को हम लोग केप कोमरिन के नाम से जानते हैं, जो कि हम कहें कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश जो कि लास्ट हम कहें कि जम्मू कश्मीर के अंत में इसका जो इंदिरा कौल है वहाँ तक हमारा भारत का विस्तार है। तो ये है हमारे भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में जो भी जानकारी था उसके बारे में हम लोग समझने और सीखने का प्रयास किए। आप इससे क्या समझे, कितना सीखे, आप अपना भी राय इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा जानकारी लेके। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।